टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल हैं, जितने भी स्पेशल टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल उन सबकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमने स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था दैट वाज ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रेपेजियम, प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम की आपको डेफिनेशन लिखा दी गई थी, आपको सबको पता होगा ट्रेपेजियम क्या रहता है। एक ऐसा पैरेललोग्राम रहता है जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होता है। सपोज कर लो हमारा ये वाला साइड इसके पैरेलल है, यानी इसको नाम दे दिया ए बी सी डी। तो अगर मैंने ए बी सी डी नाम दे दिया है और ए बी किसके पैरेलल जा रहा है आपका सी डी के, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो ए बी अगर सी डी के पैरेलल है तो याद रखना कि एंगल, देखो पहली प्रॉपर्टी इसमें एक ही प्रॉपर्टी है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। इसमें भी बहुत गौर से समझना कौन से वाले एडजेसेंट। तो ए बी पैरेलल है सी डी के, अगर हम ए डी को ट्रांसवर्सल मान लें तो एंगल ए और एंगल डी ने को इंटीरियर बोला जाता था, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में कौन से हो जाते हैं एडजेसेंट। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 हो जाएगा, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। एंड एंगल बी और एंगल सी भी 180 हो जाएगा। क्यों, देखो ए बी पैरेलल है किसके सी डी के, दोबारा बता रहा हूं मैं, ए बी किसके पैरेलल है सी डी के। तो जो एंगल ए है आप सॉरी ए डी, ए बी अगर तुम्हारा सी डी के पैरेलल और ए डी को ट्रांसवर्सल मान लें तो आप लास्ट लाइन्स एंड एंगल्स में ये पढ़ के आए थे, ये वाले एंगल कौन से हो जाते हैं को इंटीरियर एंगल, और ये दोनों को प्लस करके कितना आता है 180। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में को इंटीरियर नहीं बोलते, एडजेसेंट बोल देते। तो एंगल ए और एंगल डी ये ट्रांसवर्सल पे बन रहे हैं, पैरेलल वाली लाइन के करस्पॉन्डिंग ट्रांसवर्सल पे, तो ये 180 है। और बी और सी भी पैरेलल वाली लाइन के करस्पॉन्डिंग ट्रांसवर्सल पे बन रहे हैं, तो ये भी 180। लेकिन ए और बी को 180 नहीं बोल सकते, बस इसमें एक ही प्रॉपर्टी है, कोई दूसरी प्रॉपर्टी ट्रेपेजियम में नहीं है। ट्रेपेजियम के बाद जो हमारा आता है वो आता है पैरेललोग्राम, ठीक है। ट्रेपेजियम के बाद जो बेटा आपका आता है वो आता है पैरेललोग्राम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, 5 प्रॉपर्टीज हैं। अगर आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ ली तो रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस जो है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप वैसे ही याद कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस तीनों स्पेशल केस हैं पैरेललोग्राम के। तीनों स्पेशल केस किसके हैं, पैरेललोग्राम के। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपका पैरेललोग्राम दिखता कैसा है। तो आपका एक पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके का होता है, आपका एक पैरेललोग्राम। और इसको मैं अगर नाम दूं ए बी सी डी, अगर ए बी सी डी नाम देता हूँ तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है वो होती है कि द अपोजिट sides of a parallelogram are parallel, ये तो डेफिनेशन भी थी, पर एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए बी जो है उसके अपोजिट सी डी है वो आपस में इक्वल हो जाएगी, एंड आपकी जो बी सी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ए डी अपने अपोजिट साइड, ठीक है। और ये वाली इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी जो आती है, तो द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब एंगल ए के अपोजिट कौन सा है, एंगल सी। एंगल ए के अपोजिट देखो एंगल सी है ना, एंगल ए के अपोजिट एंगल सी है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा। तीसरी प्रॉपर्टी आएगी बेटा सेम जो आप अभी ट्रेपेजियम में पढ़ के आए थे कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। यहाँ पे अब किसी भी तरीके से कोई भी दो पास पास वाले एंगल को प्लस करोगे यू विल गेट 180। तो द पेयर ऑफ all adjacent angles of a parallelogram
ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एक पैरेललोग्राम के जितने भी एडजेसेंट एंगल्स के पेयर बनते हैं वो इक्वल नहीं है, सॉरी आर सप्लीमेंट्री, सॉरी दैट्स माय मिस्टेक, सप्लीमेंट्री होते हैं। अब गौर से समझना क्या कह रहा हूं मैं आपको, अगेन डायग्राम से आप बहुत गौर से समझना। ए बी अगर सी डी के पैरेलल और हम ए डी को ट्रांसवर्सल मान लें तो ए प्लस एंगल डी 180 हो जाएगा। अगर ए बी सी डी के पैरेलल और बी सी को ट्रांसवर्सल मान लो, किसको ट्रांसवर्सल मान लो, बी सी को, तो एंगल बी और एंगल सी 180 हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि आपका जो ए डी है वो बी सी के पैरेलल है, ए डी किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है ना, और ए बी को ट्रांसवर्सल मान लो तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180 हो जाएगा। और अगर आप डी सी को ट्रांसवर्सल मान लेते हो तो एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 हो जाएगा। इसमें कहीं भी कोई भी पड़ोस वाले दो एंगल को प्लस करोगे यू विल गेट 180। किसमें पैरेललोग्राम, ठीक। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की, जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना, जो डायगोनल्स होते हैं यानी ए सी, एक ये डायगोनल है और बी डी, एक दूसरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे कट करते हैं वहां पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं। मतलब जब AC के ऊपर से BD जाएगा तो AC के दो इक्वल टुकड़े हो जाएंगे, और जब BD के ऊपर से AC जाएगा तो BD के दो इक्वल टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है, BD के दो इक्वल टुकड़े हो जाएंगे। तो देखो भाई, तीसरा चौथा कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो बराबर टुकड़े करते हैं। तो आपका AO OB के इक्वल हो जाएगा, यानी हाफ ऑफ AB के दो बराबर टुकड़े, AB नहीं AC, OB नहीं होगा, देन AO सॉरी OC के बराबर होगा। AO किसके बराबर हो जाएगा बेटा, OC, क्योंकि डायगोनल OC है। यहाँ देखो AO OC के इक्वल हो जाएगा, और कौन से डायगोनल का पार्ट है, AC का पार्ट है, तो AO इक्वल टू OC एंड दिस इज हाफ ऑफ AC। ऐसे ही आपका OB जो है वो OD के इक्वल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा किसका, BD, डायगोनल BD। एक लास्ट प्रॉपर्टी जो इस पैरेललोग्राम में है और आपके काम आने वाली है, ये फिफ्थ, कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम bisect bisect नहीं है, the diagonals of a parallelogram divides it into, the diagonals of a parallelogram divides it into two congruent triangle, ठीक है, divides it into pair of two congruent triangles। क्या है मतलब, तो गौर से समझो। कह रहा अगर हम डायगोनल AC को कंसीडर कर लें, कौन से वाले डायगोनल को, AC को, तो आप इधर से देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, AC की वजह से दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ABC और दूसरा बन रहा है CDA। ABC और CDA ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है तो डायगोनल AC की वजह से ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं ABC एंड CDA, वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऐसे ही आपके डायगोनल BD की वजह से दो ट्रायंगल जो बन रहे हैं ABD एंड CDB, वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो डायगोनल की वजह से जो दो ट्रायंगल आप बनते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ABC और CDA आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ABC is congruent to triangle CDA। और दूसरा पेयर भी तो बन रहा था BD की वजह से, तो BD की वजह से कौन सा बन रहा था, BD की वजह से बन रहा था भैया आपका ABD, कौन सा बन रहा था, ABD, तो वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा CDB के, किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, CDB के, ठीक है।
अच्छा, अब पैरेललोग्राम के बाद जो प्रॉपर्टी आएगी वो प्रॉपर्टी आती है रोम्बस की, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ रोम्बस, प्रॉपर्टीज ऑफ अ रोम्बस की प्रॉपर्टीज देख लो, ठीक है। तो रोम्बस का डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। रोम्बस कुछ इस तरीके का दिखता है आपका, ठीक है। ये आपका एक रोम्बस है, ठीक है। क्या है ये आपका एक रोम्बस, और इसका नाम है ए बी सी डी। और क्योंकि आपको पता ही है कि ये रोम्बस जो है वो अगेन इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की हर प्रॉपर्टी रोम्बस पे अप्लाई होगी, प्लस रोम्बस की खुद की कुछ नई प्रॉपर्टीज होगी, रोम्बस की खुद की कुछ नई प्रॉपर्टीज होगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो रोम्बस की होती है, जिसको आप जानते भी हैं कि all the sides of a rhombus are equal। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब ए बी जो है वो बी सी के इक्वल होगा, और वो सी डी के इक्वल होगा, और वो डी ए के इक्वल होगा। चारों साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल, रोम्बस में पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स की है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। द पेयर ऑफ opposite angles of a rhombus are equal, are equal। रोम्बस के जो अपोजिट एंगल है, एंगल ए का अपोजिट एंगल सी को इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, एंड बी के अपोजिट एंगल डी उसके इक्वल, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स की अगेन, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स की। तो द डायगोनल्स of a rhombus, the diagonals of a rhombus। देखो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, और कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। मान लो ओ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो AO आपका OC के बराबर होगा, और OD आपका OB के बराबर होगा, प्लस ये जो बीच में एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री, ये मतलब है। तो द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को कहाँ बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे। तो देखो बेटा, डायगोनल AC के ऊपर कौन सा डायगोनल गुजरा, BD, तो उसके दो टुकड़े हो गए, AO और OC। तो AO इक्वल टू OC हो जाएगा, और ये हाफ ऑफ AC हो जाएगा। ऐसे ही BD के ऊपर कौन गुजर गया, AC, तो उसके दो टुकड़े हो गए, OB इक्वल टू OD, और ये हाफ ऑफ BD। ये तो बाइसेक्ट का मतलब है। और एट 90 डिग्री का मतलब क्या है, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल बन रहा है वो 90 है, एंगल AOB, ये वाला ट्रायंगल का AOB, पहला वाला ट्रायंगल, पहले वाले ट्रायंगल में जो एंगल AOB है वो 90 है। ऐसे ही BOC 90 है, इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOD, इक्वल टू 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है किसकी, एक रोम्बस की। भी खत्म नहीं हुई है, अभी और है। फिर अब देखो अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी ये है, इसको बहुत गौर से समझना, कि एंगल 1, एंगल 2, इनको नाम दे दूं 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। गौर से समझना है यहाँ पे। तो होता क्या है भाई यहाँ की ना, चौथी प्रॉपर्टी ये कहती है कि द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, ठीक है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट इट्स एंगल। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ना, रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो उसके एंगल को आधा आधा कर देते हैं। जैसे AC एक डायगोनल है, AC कहाँ से निकल रहा है, A से, तो A के दो टुकड़े कर देगा। खत्म कहाँ हो रहा है, C पे, C के दो टुकड़े कर देगा। दोनों टुकड़े क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। AC, जब AC नाम का डायगोनल A से निकला तो एंगल 1 और एंगल 2 बना, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। ऐसे ही जब C पे आके वो मिल गया, तो
सी के दो टुकड़े हो गए 5 और 6, वो आपस में इक्वल है। ऐसे ही बी डी, बी से निकला तो एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल कर दिया, और डी पे आके मिला तो एंगल 8 और एंगल 7 को इक्वल कर दिया। ये मतलब होता है कि द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट इट्स एंगल। तो देखिए भैया यहाँ पे गौर से समझेंगे कि एंगल 1 जो है वो आपका एंगल 2 हो जाएगा और हाफ ऑफ एंगल ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और हमें पता है कि एंगल ए और एंगल सी अपोजिट है ना, एंगल ए और एंगल सी अपोजिट है, और रोम्बस के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। अच्छा, तो एंगल सी दो टुकड़ों के बराबर था, 5 एंड एंगल 6, 5 और एंगल 6। अब 5 और एंगल 6 किसके हाफ थे? हाफ ऑफ एंगल सी थे, और हमें पता है ए और सी इक्वल थे, तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो सीधे सीधे मतलब एंगल ए और सी के जो टुकड़े हुए हैं वो चारों आपस में इक्वल हैं। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5, एंगल 6 ये आपस में इक्वल है। तो ऐसे ही एंगल बी के दो टुकड़े होंगे, एंगल बी के दो टुकड़े होंगे, ठीक है, हाफ ऑफ एंगल बी जिसे अपन कहेंगे। तो एंगल बी के हमारे दो टुकड़े हो रहे हैं, अगर आप गौर से देखेंगे जाके तो एंगल बी के दो टुकड़े हो रहे हैं, एंगल 3 और एंगल 4 को दोनों आपस में इक्वल होंगे, और हाफ होंगे किसके? एंगल बी के। ऐसे ही एंगल डी देखो अगर आप डायग्राम में, तो एंगल डी भी तो बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि रोम्बस क्या कर रहा है? अपने डायगोनल्स जो है रोम्बस के एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो डी के दो टुकड़े हुए 8 और 7, वो बाइसेक्ट को कर रहे हैं किसको? डी को। यानी कि मैं आप बोल सकता हूं कि आपका एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, और मुझे पता है ये हाफ है किसके? एंगल डी के। और एंगल बी और एंगल डी एक दूसरे के क्या है? अपोजिट, और रोम्बस के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो एंगल बी और एंगल डी अगर इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो अगेन ये छोटे छोटे टुकड़े जो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 7 और एंगल 8 ये आपस में इक्वल हो जाते हैं। पर आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही जानना है, ये चीजें आपको याद रखनी है कि जब डायगोनल AC निकलेगा तो वो ए के दो टुकड़े करेगा, जब डायगोनल आपका सी पे जाकर AC खत्म होगा तो वो ये सी के दो टुकड़े करेगा। ऐसे ही BD बी के दो इक्वल टुकड़े करेगा, और बी के भी दो इक्वल एंड डी के भी दो इक्वल टुकड़े करेगा। देखिए बेटा, अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल की बात। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल, अभी ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज याद होगी तो मैं लिख के दे देता हूँ, आपके लिए ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। अगर प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो फिर आप गोल गोल घूमते रहना और आपको चैप्टर समझ ही नहीं आएगा, कहोगे क्या चल रहा है, और बस क्या चल रहा है यही दिमाग में चलेगा। ABC, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है, क्योंकि देखो हमें पता ही है कि ये जो रेक्टेंगल है वो किसका स्पेशल केस है? पैरेललोग्राम का। तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी। अच्छा, तो द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो देखो AB आपका CD के इक्वल हो जाएगा, एंड BC आपका AD के इक्वल हो जाएगा। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल से पता है अलग क्यों है? क्योंकि रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 के होते हैं और पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल 90 का नहीं होता। अगर पैरेललोग्राम के एक भी एंगल को 90 कर दो तो वो सारे एंगल 90 हो जाएंगे और वो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। बस इसीलिए स्पेशल केस है। सेकंड देखो, सेकंड है कि ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, इज राइट एंगल। मतलब एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, सारे के सारे एंगल कैसे हो जाएंगे? 90 हो, इक्वल टू 90 डिग्री। अब तीसरी प्रॉपर्टी बेटा आती है इनकी डायगोनल्स। इसकी प्रॉपर्टी आती है डायगोनल्स। तो डायगोनल्स के बारे में गौर से समझना कि द डायगोनल्स
ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स है, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल के डायगोनल्स, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं थे, लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल AC और दूसरा डायगोनल है BD, ये दोनों आपस में पहले तो इक्वल है, बोला ना द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। इसका मतलब है कि आपका AC जो है वो BD के इक्वल है, और वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, मतलब AO जितना है उतना ही OC होगा, और जितना OD है उतना ही BO होगा, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब यही तो है। ऑल्सो AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा, AO किसके बराबर हो जाएगा, OC के, और ये हाफ ऑफ AC हो जाएगा, और BO इज इक्वल टू OD हो जाएगा, और हाफ ऑफ BD हो जाएगा, हाफ ऑफ BD हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब आपको पता है AC और BD क्या है, AC और BD देखो दोनों इक्वल है ना, तो AC का आधा और BD का आधा वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये चारों छोटे छोटे पार्ट AO OC OB OD, ये चारों छोटे छोटे पार्ट्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, इसी में मैं ऐड कर दे रहा हूँ कि अगर AC डायगोनल BD के बराबर है तो हाफ ऑफ AC हाफ ऑफ BD के बराबर हो जाएगा। अब गौर से दोनों की AC का आधा हमारे पास क्या है, AC का आधा देखो AO है और OC भी है, और BD का आधा क्या है बच्चों हमारे पास, OB और OD, और हम कह रहे हैं कि AC और BD का आधा आपस में इक्वल है, यानी चारों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, क्लियर है प्रॉपर्टीज? घर जाके प्रैक्टिस करनी है। डायगोनल्स की हो गई, एंगल्स की हो गई, और कोई प्रॉपर्टी है क्या? चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, चौथी प्रॉपर्टी लिखा देता हूं कि द पेयर ऑफ adjacent angles of a rectangle are supplementary। ऑब्वियस सी बात है, सारे 90 90 हैं तो वैसे ही प्लस करके सप्लीमेंट्री आ जाएगी। एंगल ए को एंगल बी के साथ प्लस कर दो 180 आ जाएगा, एंगल बी को उसके पड़ोस वाले एंगल सी से प्लस कर दो 180 आ जाएगा, एंगल सी को उसके पड़ोसी से प्लस कर दो 180 आ जाएगा, और एंगल डी को एंगल ए के साथ प्लस कर दो तो भी कितना आ जाएगा, 180। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर की प्रॉपर्टीज देखो बेटा भैया क्या है प्रॉपर्टीज। तो स्क्वायर मान लेना, स्क्वायर है आप, थोड़ा बहुत शायद ना लगे, तो ABCD अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम ही है, स्क्वायर कुछ नहीं है, स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली तो प्रॉपर्टी जो है कि all these sides of a square are equal। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल है, दैट मीन्स सिंपली मीन्स AB BC के इक्वल है, CD के इक्वल है, और DA के इक्वल है। दूसरी प्रॉपर्टी है भैया एंगल्स की, तो सारे एंगल्स 90 के होते हैं, सारे एंगल्स किसके होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना स्क्वायर कुछ नहीं है, स्क्वायर एक रोम्बस है, बस उस रोम्बस के एक भी एंगल को 90 कर दो वो सारे 90 हो जाते हैं। तो एक ऐसा रोम्बस जिसके सारे एंगल 90 के हैं वो क्या है, स्क्वायर। तो देखो all the angles of a square are of 90 degree, all the angles of a square are of 90 degree। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D, और ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तीसरी प्रॉपर्टी, स्क्वायर के डायगोनल्स, रोम्बस के डायगोनल्स वाली प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। तो रोम्बस के डायगोनल्स क्या करते थे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे 90 डिग्री पे, ये भी बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे, बस थोड़ा सा फर्क ही आ जाएगा
कि इसके डायगोनल्स इक्वल भी हो जाएंगे, इसके डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल भी हो जाएंगे। तो प्रॉपर्टी डायगोनल्स की क्या होती है कि द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ये देखो बाइसेक्ट ईच अदर डायगोनल पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, आर इक्वल डायगोनल्स इक्वल रेक्टेंगल से आता है, और एट 90 डिग्री रोम्बस पे आता है। तुम देख रहे हो जो तुम्हारा स्क्वायर है वो रेक्टेंगल का भी स्पेशल केस है, रोम्बस का भी स्पेशल केस है, और पैरेललोग्राम का भी स्पेशल केस है, ठीक है, लिखा दूंगा बाद में, क्लास खत्म होती है चीजें। तो द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो देखो पहले तो इक्वल को डायगोनल कौन कौन से, अगर हम अपने डायग्राम पे चलें तो हमारे डायग्राम में एक तो डायगोनल है बेटा AC, और दूसरा डायगोनल क्या है, BD। तो कह रहा है AC BD के इक्वल है, AC जो है BD के इक्वल है, क्योंकि बोला ना डायगोनल्स इक्वल है। कह रहा बाइसेक्ट भी करते हैं, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि जो AO है वो आपका OC के बराबर हो जाएगा। AO किसके बराबर हो जाएगा, OC के, अच्छा, और ये हाफ ऑफ किसका हो जाएगा, AC का। ऐसे ही आपका OB जो है, OB किसके इक्वल हो जाएगा, OD के, ठीक है, ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा, OB किसके इक्वल हो जाएगा, OD के, और हाफ ऑफ BD। अच्छा, क्योंकि AC और BD इक्वल है तो चारों टुकड़े भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि देखो AC का आधा AO और OC है, और BD का आधा OB और OD है, और कह रहा AC BD इक्वल है तो उनके आधे भी तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और एक चीज और बोलिए कि डायगोनल्स कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे। इसका मतलब ये एंगल 90 है, ये 90 है, ये 90 और सारे के सारे 90 है। तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि एंगल AOC, एंगल AOB BOC, एंगल COD और एंगल DOA, सबके सब कितने हैं, 90 डिग्री। ये सेंटर पे जो एंगल बन रहे हैं जहाँ पे डायगोनल्स मिल रहे हैं सबके सब कितने हैं, 90 डिग्री। और यहाँ से आप एक चीज ये लिख देना, इनके आधे आधे भी आपस में इक्वल है, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, चौथी प्रॉपर्टी अगर आप याद करो तो डायगोनल की प्रॉपर्टी होती थी कि उसके एंगल को रोम्बस वाली डायगोनल की प्रॉपर्टी याद आ रही है कि वो अपने एंगल को क्या करता था, बाइसेक्ट करता था। 1 2 3 4 5 6 7 8, रोम्बस के डायगोनल्स क्या करते थे, एंगल A के दो टुकड़े कर देते थे बराबर बराबर, एंगल C के दो बराबर बराबर टुकड़े कर देते थे, एंगल B के दो बराबर बराबर टुकड़े कर देते थे, एंगल D के भी दो बराबर बराबर टुकड़े कर देते थे। सेम स्क्वायर में भी कि द डायगोनल्स of a square bisects नहीं bisect होता है, bisect its angles। तो एंगल 1 जो बन रहा है वो एंगल 2 के बराबर होगा, वो किससे बन रहा था, एंगल A का हाफ हो रहा था, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 4 एंगल B का हाफ हो रहा था, ठीक है। और एंगल 5 और एंगल 6 आपस में इक्वल हो रहे थे क्योंकि वो एंगल C का हाफ बन रहा था, ठीक है। और ऐसे ही एंगल 7 और एंगल 8 किसके हाफ हो रहे थे, एंगल D के। और एक चीज देखो ABCD सब कितने के हैं, 90 90 90। तो 90 के हाफ करोगे तो जितने 8 टुकड़े हैं वो भी आपस में बराबर ही आ जाते। और आपको याद इतना ही रखना है, ऊपर वाला ये तो मैंने तुम्हारे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए रख दिया है कि चारों टुकड़े स्क्वायर में जितने भी एंगल्स बन रहे हैं छोटे छोटे
डायगोनल्स की वजह से जितने भी छोटे छोटे एंगल्स बन रहे हैं उनके सारे टुकड़े आपस में इक्वल है, बट आपको ऊपर वाला याद रखना है, ठीक है। और ये भी बता दूं हाफ ऑफ 90 कितना होता है, ये सारे 45 डिग्री के बनेंगे। कितने के बनेंगे? 45 डिग्री के बनेंगे, ठीक है। और एक पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कि the pair of adjacent angles are supplementary। कोई भी दो पड़ोस वाले एंगल्स को अगर आप प्लस करते हो, ठीक है, द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कोई भी दो पड़ोस वाले एंगल्स को प्लस करते हो वो कितना आएगा? 180 आएगा। कितना आएगा? 180। द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री मतलब एंगल ए को एंगल बी के साथ जोड़ दो, 180 आएगा। पड़ोस वाले अपोजिट वाले नहीं, एंगल बी को एंगल सी के साथ जोड़ दो 180, एंगल सी को एंगल डी के साथ जोड़ दो 180, और एंगल डी को एंगल ए के साथ जोड़ दो अगेन 180। ठीक है, बात समझ में आ गई?